अपने देश की सरकार के खिलाफ वायलेंस एक्ट में ऑफिशियल एक्यूजेशन के 4 साल बाद। न्यूयॉर्क में गुंडागर्दी के लिए दोषी ठहराए जाने के 5 महीने बाद और अपने खुद की असैसिनेशन अटेम्प्ट से बचने के 3 महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट के रूप में व्हाइट हाउस में एक बार फिर से वापस आ चुके हैं। Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired. Trump reclaiming the White House. The winner of the 2024 presidential election. Hey, look what happened. Donald Trump officially wins the race for president. The outcome of this election is not what we wanted. कहीं पर ट्रंप की जीत का सेलिब्रेशन चल रहा है तो कहीं पर ट्रंप की जीत का मातम छाया हुआ है। बट एक चीज जो कि पक्का कंफर्म है कि डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड टर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिक होने वाला है और इसकी शुरुआत उन्होंने कर भी दी है। अपनी टारगेट लिस्ट में वो ना सिर्फ चाइना, रशिया, यूक्रेन वॉर, इजराइल, ईरान वॉर, नेटो, यूरोप, बांग्लादेश, हिंदूज, मुस्लिम्स, लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम लॉबी और दुनिया के सबसे बड़े मास डिपोर्टेशन के साथ साथ वो अपने ही देश के 50,000 ऑफिशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को फायर कर सकते हैं, जिसमें FBI, इंटेलिजेंस, स्टेट डिपार्टमेंट और जस्टिस डिपार्टमेंट भी इंक्लूड हो सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स में जैसी चीजें अक्सर दिखाई देती हैं वैसी होती नहीं है। सो लेट अस से कि ट्रंप की जीत को लेके पूरी दुनिया आखिर डरी क्यों हुई है और ट्रंप का ये सेकंड टर्म ना सिर्फ यूएस को बल्कि पूरी दुनिया में किस तरीके से इम्पैक्ट लाएगा। Will you protect us? I said, no, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रंप का जो पहला टर्म था उसमें वो काफी सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजन लेना चाहते थे। एग्जांपल के तौर पर वो खुद के ओपोनेंट्स और क्रिटिक्स को प्रोसिक्यूट करना चाहते थे, जो कि वो पॉलिटिकल सिस्टम के कारण कर नहीं पाए थे। और उस पॉलिटिकल सिस्टम में मेनली ये 4 चीजें होती थी। सबसे पहले द कांग्रेस एंड कोर्ट्स, फिर द एग्जीक्यूटिव अपॉइंटीज जिन्होंने लास्ट टाइम ट्रंप की कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें करने से मना कर दिया था, और फिर उसके बाद है परमानेंट सिविल सर्वेंट्स जो कि ट्रंप लास्ट टाइम अपने मन मुताबिक बदल नहीं सके थे। बट इस बार चीजें काफी बदल गई हैं। कोर्ट्स बीते सालों में काफी ज्यादा ट्रंप फ्रेंडली हो चुके हैं, सिंस ट्रंप ने 3 अपॉइंटीज अपने खुद के भी सुप्रीम कोर्ट में पोजीशन किए हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार में बैठे हुए लोग काफी ज्यादा प्रो ट्रंप हो गए हैं और जो भी लोग उनके आसपास हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार हार्डकोर और टफ डिसीजंस लेंगे। और ये जितने भी लोग हैं ये लोग इस बार मोरल वैल्यूज, एथिक्स, लीगैलिटी इन सब के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचने वाले। और रही बात सिविल सर्वेंट्स की, तो ट्रंप इस बार अपना 2020 का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर शेड्यूल F का यूज करके खुद के हाथ में वो पावर चाहते हैं जिससे वो परमानेंट सिविल सर्वेंट्स को भी रिक्लासिफाई कर सकें, यानी बेसिकली उन परमानेंट सिविल सर्वेंट्स को हटाकर अपने बंदों को उन पोजीशंस पर बैठा सकें। First, I will immediately reissue my 2020 executive order restoring the president's authority to remove rogue bureaucrats, and I will wield that power very aggressively. अब देखो, वैसे तो ये दुनिया भर में भी काफी ज्यादा कॉमन है और यूएस प्रेसिडेंट के लिए भी काफी ज्यादा कॉमन है कि वो अप्रोक्सीमेटली 4000 पॉलिटिकल अपॉइंटीज जैसे डिप्लोमेट्स को रिप्लेस कर दें। बट इन सिविल सर्वेंट्स में भी ना कुछ लोग स्पेशल प्रोटेक्शन एंजॉय करते हैं जिससे उन्हें कोई भी फायर नहीं कर सकता, और ट्रंप इसी लॉ को अपने फेवर में करके उस स्पेशल प्रोटेक्शन को हटाना चाहते हैं। सो विद ऑल दिस थिंग्स, ट्रंप जो चीजें पिछली बार करने में असफल रहे थे लॉ एंड ऑर्डर और पॉलिटिकल सिस्टम के कारण, वो इस बार उन्हें कोई भी करने से रोकता हुआ तो नजर बिल्कुल नहीं आ रहा। ऑल्सो इस बार ट्रंप लॉ एंड ऑर्डर को भी लेके काफी ज्यादा एग्रेसिव है। In cities where there has been a complete breakdown of law and order, where the fundamental right of our citizens are being intolerably violated, I will not hesitate to send in federal assets, including the National Guard, until safety is restored. Drug dealers and human traffickers, they get the death penalty. Watch it stop and stop quickly. लास्ट टाइम भी जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर के बाद ट्रंप मिलिट्री यूज करना चाहते थे प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए। हालांकि उनके मिलिट्री ऑफिशियल्स ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया था। ट्रंप ने बाद में फिर इस चीज को लेकर रिग्रेट भी जताया था और उन्होंने क्लियरली स्टेट कर दिया था कि अगर अगली बार उन्हें ऐसा कुछ करना पड़ा तो वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। As soon as I take the oath of office, we will begin the largest deportation operation in the history of our country. एजेंडा 47 ट्रंप का वन ऑफ दी कोर प्रॉमिस है। ट्रंप दुनिया के सबसे बड़े डिपोर्टेशन की बात करते हैं। उनके वर्ड्स के अकॉर्डिंग वो बात करते हैं
इलीगल इमिग्रेंट्स को अरेस्ट करके वापस डिपोर्ट करने की। एंड इट इज एस्टिमेटेड कि अराउंड 11 मिलियन लोग यूएस में बिना परमिशन के रह रहे हैं, जिसमें से 80% लोग ऐसे हैं जो कि यूएस में पिछले 10 साल से रह रहे हैं, और इन लोगों को भी यूएस से बाहर फेंक दिया जाएगा विदाउट एनी कंसेंट, विदाउट एनी वार्निंग। यू सी बाइडेन के टाइम पर रिकॉर्ड नंबर में लोग यूएस मैक्सिको के बॉर्डर पर पकड़े गए, एंड ये नंबर 2024 में सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है। मोरोवर यूएस के रेसिडेंट से जब मास डिपोर्टेशन के लिए ओपिनियन लिया गया तो मेजोरिटी लोगों ने इस मास डिपोर्टेशन का सपोर्ट किया, एंड यही कारण है कि ट्रंप ने अपने पहले दिन पर ही मैक्सिको के बॉर्डर को सील करने का प्रॉमिस किया है, और अपने पहले टर्म की तरह वो इस बार भी मैक्सिको बॉर्डर के साथ एक वॉल बनाना चाहते हैं। ऑल्सो ट्रंप जो ये टारगेट बैन इंपोज कर रहे हैं मास डिपोर्टेशन के रूप में, ये मेनली मुस्लिम्स के खिलाफ दिख रहा है, और इसी दौरान ट्रंप स्कूल्स में क्रिश्चियन प्रेयर को वापस रिवाइव करना चाहते हैं। देखो ये बात तो किसी से भी छिपी नहीं है कि यूएस में किस तरीके से वो कल्चर को प्रमोट किया गया है, और इसी बात से ट्रंप के पार्टी के जो मेंबर्स हैं, यानी कि जो रिपब्लिकन्स हैं, इन्होंने वो कल्चर को स्कूल करिकुलम में इंजेक्ट करने के लिए स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को क्रिटिसाइज भी किया है, और ट्रंप भी अपने पार्टी मेंबर्स की सोच के साथ सेम पेज पर ही है। एंड दिस इज द रीजन ट्रंप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को एबॉलिश करके एजुकेशन पॉलिसीज को स्टेट्स को देना चाहते हैं। ट्रंप ने ये ओपनली अनाउंस किया है कि ट्रांसजेंडर, क्रिटिकल रेस थ्योरी और बाकी इन एप्रोप्रिएट टॉपिक्स को अगर कोई भी स्कूल अपने एजुकेशन में इंक्लूड करता है तो उसे फंडिंग नहीं मिलेगी। हालांकि ट्रांसजेंडर और क्रिटिकल रेस थ्योरी के अलावा कौन कौन सी चीजें इन एप्रोप्रिएट टॉपिक्स में आएंगी, इस चीज को अभी के लिए क्लियर नहीं किया गया है। एंड ट्रंप ऑल्सो वांट्स कि वो यूएस के पासपोर्ट से जेंडर ऑप्शंस हटा दें और सिर्फ मेल और फीमेल ही रखें। My cutting-edge trade agenda will revitalize our economy by once again putting America first. We will quickly become a manufacturing powerhouse like the world has never seen before. ट्रंप का यूएस फर्स्ट अप्रोच एम करता है कि वो यूएस में सिग्निफिकेंट नंबर से इंडस्ट्रीज को बूस्ट कर पाए और अपने ट्रेड डेफिसिट को वो रिड्यूस कर लें। एंड फॉर दिस ट्रंप सजेस्टेड अ मिनिमम ऑफ 10% टैरिफ्स ऑन ऑल द इंपोर्ट्स, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो। एंड ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि ट्रंप चाइना से कितना प्यार करते हैं, तो चाइना के लिए ये टैरिफ्स 60% तक ग्रो कर सकते हैं। हालांकि ट्रंप के इकोनॉमिक डिसीजंस को भारी बैकलैश भी मिल रहा है। ऑलरेडी 16 नोबेल प्राइज विनर्स ने ट्रंप को वार्निंग देते हुए ओपन लेटर भी पब्लिश कर दिया है, जहां उनके अकॉर्डिंग ट्रंप की ये इकोनॉमिक पॉलिसीज यूएस को डिस्टेबलाइज करके इन्फ्लेशन ला सकती हैं। When it comes to energy and oil, ट्रंप के विचार पूरी दुनिया से अलग हैं। जहां एक तरफ सब सस्टेनेबल और ग्रीन एनर्जीज की तरफ बढ़ रहे हैं, ट्रंप कंप्लीटली अपोजिट है। ट्रंप इस बार फॉसिल फ्यूल्स के साथ ऑल आउट जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस बार सस्टेनेबल एनर्जी को छोड़कर वो पूरे तरीके से फॉसिल फ्यूल्स का यूटिलाइजेशन करें, एंड इसी कारण से यूएस एक बार फिर से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से पीछे हट जाएगा। If I were president, the Russia-Ukraine war would never have happened, never in a million years. But even now, if I were president, I'd be able to negotiate an end to this horrible and rapidly escalating war within 24 hours. ट्रंप ने बार बार लगातार ये बात बोली है कि अगर वो होते तो ये रशिया यूक्रेन का वॉर कभी शुरू ही नहीं होता, पर अब ये शुरू हो चुका है, तो वो अगर पावर में आएंगे तो वो इस वॉर को 24 घंटे के अंदर ही रुकवा सकते हैं, which is almost impossible. एंड अगर आपको जानना है कि वो कैसे इस वॉर को रुकवाएंगे, तो इसका जवाब तो अभी के लिए बस ट्रंप के ही पास है। हालांकि सोर्सेज क्लोज टू द ट्रंप ने ये बात रिवील की है कि ट्रंप यूक्रेन को पीछे हटने के लिए कहेंगे, एंड जो भी एरियाज रशिया ने कैप्चर कर लिए हैं वो यूक्रेन को उसे भूलने को कहेंगे। When it comes to Iran और इसराइल, ट्रंप पूरे तरीके से प्रो इसराइल रहे हैं। And the war caused by the attack on Israel, which would have never happened if I was president, and the entire world, I tell you this, we want our hostages back, and they better be back before I assume office, or you will be paying a very big price. एंड यही कारण है कि जो भी कंट्रीज इसराइल के खिलाफ जाना चाहती थी, इंक्लूडिंग ईरान, वो डरी हुई बैठी हैं, क्योंकि ट्रंप के पावर में आने के बाद उनका ओपन सपोर्ट रहेगा इसराइल के लिए। तुम्हें जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इवेंचुअली ट्रंप इतने ज्यादा प्रो इसराइल है कि द मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्लेस जेरूसलेम को उन्होंने द कैपिटल ऑफ इसराइल कहकर एड्रेस किया था, और अपने पहले टर्म में उन्होंने ईरान के ऊपर इतने ज्यादा हैवी सैंक्शंस लगाए थे कि उसकी इकोनॉमी पूरे तरीके से टूटने की कगार पर आ गई थी, और पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री उसकी हेल्प के लिए आगे नहीं आया था। ट्रंप ने अपनी स्पीचेस में इंडिया के साथ साथ सरप्राइजिंगली हिंदू टर्म का भी यूज किया। स्पेशली बांग्लादेश में रिसेंटली जिस तरीके से हिंदुओं को सिचुएशन फेस करनी पड़ी, उसके लिए भी ट्रंप काफी ज्यादा वोकल रहे थे। एंड दी जियोपॉलिटिकल रिलेशन सजेस्ट कि बांग्लादेश और मोहम्मद यूनिस की सरकार भी ट्रंप की हिट लिस्ट पर रहेंगे, ऑल बिकॉज मोहम्मद यूनिस की सरकार को डीप स्टेट और बाइडेन की सरकार से डायरेक्ट सपोर्ट मिला हुआ था। तो इवेंचुअली इससे इंडिया का फायदा होगा, क्योंकि बांग्लादेश को इंडिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा। We will establish a Truth and Reconciliation Commission
to declassify and publish all documents on deep state spying, censorship, and corruption. And there are plenty of them. I will shatter the deep state and restore government that is controlled by the people and for the people. तो देखो, डोनाल्ड ट्रंप खुद वो इंसान है जिन्होंने डीप स्टेट टर्म को कॉइन किया था। और जॉर्ज सोरोस तो उनका नंबर 1 एनिमी है। जॉर्ज सोरोस वाज द वन जिन्होंने 2020 में ट्रंप को हराने में सबसे मेजर रोल प्ले किया था। एंड उसके बाद उन्होंने ट्रंप को जेल भिजवाने की भी कोशिश की थी। एंड सोरोस वाज द पार्ट ऑफ द वेरी सेम लेफ्टिस्ट लॉबी जिन्हें ट्रंप डीप स्टेट कहकर एड्रेस करते हैं। तो जब वो बोलते हैं कि ही वांट्स टू एबॉलिश द डीप स्टेट, वो लिटरली मीन करते हैं जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी को जड़ से उखाड़ फेंकना। तो ट्रंप एक बार फिर से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर यूएस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। सो ट्रंप जब इस बार अपनी गद्दी संभालेंगे तो देखने लायक होगा कि वो किस तरीके से यूएस को एक सुपर पावर की तरह मोल्ड करेंगे। बिकॉज हमें एक कहावत नहीं भूलनी चाहिए, व्हेन यूएस स्नीजेस एंटायर वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। सो लेट अस सी कि उनकी लीडरशिप में यूएस कितनी आगे जाएगा। दिस इज शांतनु शर्मा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब फॉर मोर।